सेकंड चैप्टर पे हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे कौन से चैप्टर का? सेकंड चैप्टर का, ठीक है। सेकंड चैप्टर और यूनिट आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। कौन सी? 1। यूनिट वही चल रही है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर चेंज किया है हमने, ठीक है। जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड जो है वो मेनली बेस्ड है आपके गाउस की प्रमेय पर, ठीक है। गाउस की प्रमेय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो गाउस की प्रमेय पर रहेगा। पहले हम लोग गाउस की प्रमेय पढ़ेंगे। गाउस की प्रमेय पढ़ने के बाद उस प्रमेय के अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है। और अनुप्रयोग में हमें क्या करना होगा? डेरिवेशंस करने होंगे, ठीक है। तो ये कहानी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ध्यान से सुनो। एरिया वेक्टर, अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना नहीं आया तो आप कोई भी डेरिवेशन यहां पर नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपके, अगर एरिया वेक्टर नहीं निकला तो। और जैसे ही एरिया वेक्टर हमको निकालना आ जाएगा तो आपके जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्या? एरिया वेक्टर निकालना, ठीक है। उसी पे सारी कहानी यहाँ पर डिपेंडेड है। एरिया वेक्टर मतलब हिंदी में बोलेंगे इसे सदिश क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे इसे? सदिश क्षेत्रफल। और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एरिया वेक्टर यानी कि सदिश क्षेत्रफल। अच्छा जी, एरिया वेक्टर को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सदिश राशियां कौन सी होती हैं, ठीक है, और अदिश राशियां कौन सी होती हैं। दो राशियां होती हैं, है ना, सदिश और अदिश। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर सदिश राशियां, ठीक है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो क्या होती हैं? जिनमें एक तो क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होगा। सेकंड चीज क्या होगी? उसमें दिशा भी होगी, डायरेक्शंस भी होगी, ठीक है। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें क्या होता है? परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है, ठीक है। ये आपके काम की चीज है। उसके बाद अगर बात करें अदिश राशियों की, ठीक है, अदिश की बात करें, अदिश की, तो अदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, परिमाण, ठीक है। दिशा की बात यहां पर नहीं होती है। ये बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे। सोच रहे होंगे सर ने आज क्या नया बता दिया, कुछ नया नहीं बताया। हाँ, नया नहीं बताया, बट रिकॉल किया है मैंने, रिकॉल, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर इसे अभी यहाँ पर एरिया वेक्टर से कनेक्ट करने वाले हैं ये चीज को, ठीक है। तो इसलिए ये रिकॉल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को जो लेक्चर देख रहे होंगे, कुछ बच्चों जो होते हैं उनको नहीं पता होता है, ठीक है, इसलिए रिकॉल किया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सदिश क्षेत्रफल पर, एरिया वेक्टर पे, ठीक है। एरिया वेक्टर पे सबसे बड़ी बात क्या है? एरिया वेक्टर। यहां पर देखो, मान लो आपके पास कोई फिगर है, ठीक है, ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक शेप है। इस शेप का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया जब निकालोगे तो कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, मान लो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? एस है। पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना है? एस है, इस सरफेस का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दूं, मान लो यहां से एक छोटा सा खंड ले लेता हूं मैं, इसका छोटा सा खंड, तो यानी एक छोटा सा सरफेस होगा, एक छोटा सा एरिया होगा ना, ये एक छोटा सा एरिया होगा, ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्रफल होगा। तो अगर मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल हर जगह ले लूं इस तरीके से, तो आप गौर से देखो, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये क्या होगा? एक छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाएगा, और उन सारे खंडों को अगर मिला दें तो ये पूरा एरिया बन जाएगा। यही तो होगा, है ना। तो जब हम छोटा क्षेत्रफल कोई लेते हैं, बहुत छोटा सा, ठीक है, तो हमें वहां पर क्या डायरेक्शन को मेंशन करना होता है। तो यहां पर जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया है,
मान लो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है ये है डेल्टा एस। क्या है? डेल्टा एस। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से मेंशन किया जाएगा, डेल्टा एस, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। बात समझ में आ गई? तो डेल्टा एस ये क्या कहलाएगा आपका, जहां पर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए इस तरह का डेल्टा एस और उसके ऊपर वेक्टर या डेल्टा ए या उसके ऊपर वेक्टर, तब आप समझ जाना ये क्या दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है। किस फिगर का? इस फिगर का। ठीक है, ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, ये छोटे से खंड का। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के ये जो सरफेस हुई आपकी, ये जो सरफेस हुई, इसका अगर हम एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, और जब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी तो क्या कहलाएंगी, वो सदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, वेक्टर राशियां कहलाएंगी। बात समझ आ गई? तो यहां पर मेनली हमें फोकस करना है किस पर, एरिया वेक्टर पे। यानी इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या निकालना सीखना होगा, एरिया वेक्टर। बात समझ लो, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पे ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और सारे डेरिवेशन जितने भी है इस चैप्टर में सब इस पे डिपेंडेंट है। अगर ये एरिया वेक्टर की कहानी आपको समझ में नहीं आई तो आप जो है डेरिवेशन नहीं समझ पाओगे। बात समझ आ गई? इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर दो चीजें हम लोग यहां पर कवर करेंगे। क्या? एक क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस। कैसी? क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। हिंदी में बोलेंगे बंद आकृतियां और खुली आकृतियां। ठीक है, दो चीजें। क्या? एक तो पढ़ेंगे हम क्या, खुली आकृतियां। ठीक है, खुली आकृतियां, खुली आकृतियां, इसको बोलेंगे ओपन। ठीक है, ओपन शेप्स भी बोल सकते हैं या ओपन सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओपन शेप्स बोल रहा हूं मैं, ओपन शेप्स। ठीक है, ओपन शेप्स और बंद आकृतियां, यहां पर लिख देता हूं मैं, बंद आकृतियां। ठीक है, तो ये हो जाएंगी क्लोज्ड शेप्स। ठीक है, क्लोज्ड शेप्स। दो चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर, समझेंगे खुली आकृतियां, ओपन सरफेसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, और बंद सरफेस यानी क्लोज सरफेसेस। ठीक है, दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या? ओपन शेप्स और क्लोज शेप्ड। ठीक है, इन दोनों चीजों में बात करेंगे हम लोग। देखो अब बात करते हैं, पहली बात क्या, खुली आकृतियां। देखो खुली आकृतियां क्या होती है, खुली हुई आकृतियां। अब देखो जैसे आपका क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे क्या, आयत। ठीक है, सेकेंड थिंग आपका क्या है, यहां पर वर्ग है, इसको बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, वर्ग, ये भी क्या है, ओपन सरफेस में आएगा। थर्ड थिंग, जैसे कोई सर्कल है आपका, सर्कल मतलब सर्कल, जैसे मान लो कोई सर्कल है। ठीक है, तो ये सर्कल जो होगा, ये जो सर्कल होगा, इस सर्कल को क्या बोलेंगे यहां पर, खुली आकृतियां। ये भी क्या है, खुली आकृति है, और ये भी क्या है, खुली आकृति है, और ये भी क्या है, सर्कल, एक खुली आकृति है। ये तो बात होगी सर्कल की, ये वर्ग की, और ये आयत की। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं सर्कल, सर्कल। ठीक है, अच्छा यहां पर अब बात करते हैं, ये तो कुछ एग्जांपल हो गए, ऐसे क्या होंगे, और बहुत सारे एग्जांपल होंगे। ठीक है, यहां पर बंद आकृति की बात करें, यहां पर बंद आकृति की, यहां पर बंद आकृति की बात करें, तो बंद आकृतियां कौन कौन सी हो गई, जैसे मान लो आपका क्या हो गया, घन हो गया। ठीक है, घन हो गया, ये आपकी क्या आएगी, क्लोज सरफेस में आएगी। ठीक है, ये हो गया। ऐसे क्या होगा, एक घनाभ होगा, ये भी आपका क्या कहलाएगी, क्लोज शेप्स कहलाएंगी। ठीक है, क्लोज सरफेसेस में आएंगी ये भी। उसके बाद आपका जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा आपका, क्लोज सरफेस में कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो बात करूं मैं, तो यहाँ पर गोला भी हो सकता है, गोला आपने पढ़ा है ना, स्पेयर, ये भी क्या कहलाएगा आपका, एक बंद आकृति कहलाएगी। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ध्यान देना। ये रिंग है, एक तरीके का सर्कल है। ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके का गोला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सारी क्या कहलाएंगी आपकी
क्लोज शेप्स कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे आपके ओपन शेप्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये चीजें तो हमारे समझ में आ गई कि ओपन सरफेसेस क्या है और क्लोज सरफेसेस क्या है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे एरिया वेक्टर की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? एरिया वेक्टर की। ठीक है, अब देखो मान लो कोई ओपन से सरफेस है, मान लो ये है सरफेस। ठीक है, मान लो एक आयत है, ये एक तरह का आयत है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल। जैसे मान लो ये एक आयत है ना, आयताकार शेप है, रेक्टेंगल शेप है। तो अगर हमें इसका एरिया वेक्टर लेना है, तो ध्यान रखना जब भी ओपन सरफेसेस की बात होगी, जब भी ओपन शेप्स की बात होगी, जिसमें एरिया वेक्टर आपको लेना होगा ओपन सरफेस में जब भी आपको एरिया वेक्टर लेना होगा, तब आपका जो एरिया वेक्टर होगा या तो इस तरफ जाएगा इस डायरेक्शन में, या नीचे की ओर इस डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आ गई? या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी एरिया वेक्टर कुल मिला के आपका क्या जाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी सरफेस अगर ऐसे रखी हुई है, ऐसे अगर आपका कोई भी चीज रखी हुई है, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो केबल और केबल कैसा होगा? लंबवत होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ऐसी अगर आपने एक बार एरिया वेक्टर पॉजिटिव ले लिया, दो तरह का एरिया वेक्टर को, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। ठीक है, अगर आपने एक बार पॉजिटिव ले लिया एक सवाल में, तो आपको पूरे सवाल में क्या लेना होगा? पॉजिटिव लेना होगा। अगर आपने नेगेटिव ले लिया किसी सवाल में, तो आपको पूरे सवाल में क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा। बट अंतर लास्ट में दोनों का क्या आएगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, एक का माइनस में आएगा, एक का प्लस में आएगा। तो ये बताएगा आपके डायरेक्शन को कि एक की डायरेक्शन क्या है? ऊपर है, एक की डायरेक्शन क्या है? नीचे है। तो समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर मान लो सरफेस को मैं ऐसे रख देता हूं इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर कहां को जाएगा? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यानी परपेंडिकुलर अगर मुझे डालना है किसी सरफेस को, तो इस तरीके से लंबवत डालूंगा ना, लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो एरिया वेक्टर किधर को? ऐसे जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर मैं सरफेस ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर किधर को? ऐसे जाएगा। अगर सरफेस ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर किधर को? ऐसे जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यानी अगर ये सरफेस रखी हुई है, किस तरीके से रखी है? इस तरीके से रखी है, ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? इस तरीके से यहां पर आएगा, ऐसे करके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ गई? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, लेकिन इसमें मेंशन जब करेंगे तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते ना इस तरीके से, तो दिखाएंगे कैसे? ऐसे करके। बात समझ आ गई? तो इसको लिख सकता हूं मैं ds वेक्टर ds यानी डेल्टा s। तो ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे सेम इसका एरिया वेक्टर ले सकते हैं हम लोग, ds वेक्टर। ठीक है, अच्छा यहां पर बात करें रिंग की यानी कि सर्कल की, तो सर्कल एक हमारे पास है ना, ये देखो ये कड़ा जो होता है एक तरह का सर्कल है। ठीक है, जब ये सर्कल है तो अगर मैं बात करूं इसके एरिया वेक्टर की, तो अगर एरिया वेक्टर निकालना हो, ये जो सर्कल है कैसे रखा है? ऐसे रखा हुआ है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से आएगा, सेम। बात समझ आ गई? इसका एरिया वेक्टर कैसा? ऐसा। ठीक है, तो यानी एरिया वेक्टर यहां पर कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से दिखाएंगे, ds वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ds। तो ये इस तरीके से आपको वेक्टर ds दिखाना है, यानी कि एरिया वेक्टर दिखाना है। किसमें? ओपन सरफेसेस में। ध्यान रखना, ओपन सरफेसेस में एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं बंद आकृतियों की। तो बंद आकृतियों में अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है किसी चीज का, तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं यहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो नोट करते रहना। ठीक है, अब देखो मैंने बोला क्लोज शेप्स में कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर। मान लो आपने एरिया वेक्टर किसका निकालना है, देखो किसका ध्यान से देखो। ये क्या है? आपके पास एक घन है। ठीक है, घन है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब। तो क्यूब का अगर आपको निकालना है एरिया वेक्टर, ठीक है, क्या निकालना है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा? देखो इसका डिफाइन कैसे होगा एरिया वेक्टर? उसका तो सिंपल था एरिया वेक्टर निकालना, इसका कैसे? अब यहां पर देखो ये जो घन है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब में आप गौर से देखो तो आपको इसमें जो क्यूब है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो एक तो सामने की ओर इसका फलक होगा। ठीक है, एक सरफेस क्या होगी? आयताकार सरफेस कैसी होगी? सॉरी, वर्गाकार सरफेस कैसी होगी?
सामने की ओर होगी, एक इसके जस्ट पीछे होगी वर्गाकार शेप, ठीक है, वर्ग के आकार की। ऐसी एक वर्ग के आकार की क्या होगी, इस साइड में होगी, और एक वर्ग के आकार की इस साइड में होगी। एक ऊपर होगी वर्ग के आकार की और एक नीचे होगी। बात समझ में आ गई? तो यानी 2 2 4 और 2 6, यानी 6 सरफेस होंगी इसमें। कौन सी? वर्ग की। यानी 6 ओपन सरफेसेस से मिलकर क्या बन रही है, ये एक क्लोज सरफेस बन रही है। बात समझ में आ गई? तो यानी अगर मैं इसके इधर वाले फलक की बात करूं, इधर वाले फलक की, तो कुछ इस तरीके से होगा ना, इधर इस तरीके से। यहां ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास ये क्या है, ये एक क्यूब है, ठीक है, मान लो एक क्यूब है। तो क्यूब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, क्यूब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो मैं अगर बात करूं इस वाले फलक की, यहां वाले फलक की, तो ये जो वर्गाकार शेप है इस टाइम पर, ठीक है, ये जो वर्गाकार शेप है, तो ये क्या हो गई इस टाइम पे, खाली इसकी बात करूं तो ये क्या हो गई, ओपन सरफेस हो गई। ये क्या हो गई, ओपन सरफेस हो गई। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस साइड में जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर अगर मैं बात करूं तो किस साइड में, DS1। बात समझ में आ गई? एरिया वेक्टर किस साइड में जाएगा, इस फलक का इस साइड में। बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं अगर ऊपर वाले की बात करूं, ऐसी अगर जस्ट इधर वाले की बात करूं, ये वाला जो फलक है ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड में जाएगा, किधर, DS2। बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करूं ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला भी एक वर्गाकार है, और वर्गाकार यानी ओपन सरफेस यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो यानी ये क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, DS3। ऐसे ये वाला क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, कितना, DS4। बात समझ में आ गई? ऐसे ये वाला जो सेम है, ये सामने वाला, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। लेकिन इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है, DS5। ऐसी पीछे वाले का एरिया वेक्टर दिखाएंगे, DS6। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको क्लोज सरफेस पे मेंशन करना है एरिया वेक्टर को। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपकी क्लोज सरफेसेस और ओपन सरफेसेस। ऐसी सेम क्या करेंगे आप, घनाभ में करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर को डिफाइन करना है। एक दो फॉर्मूले वो मैं आपको बता देता हूं, उनको आपको यहाँ पर अच्छे से क्या है, याद करना होगा, ठीक है, जो आपके डेरिवेशन में काम आएंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर स्टेरेडियन की बात हम लोग करेंगे, जो घन कोण होता है, घन कोण का जो मात्रक होता है, रेडियन या स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन की हम लोग बात करेंगे, जिसे हम क्या करेंगे, ओमेगा से डिफाइन करेंगे, ठीक है, ओमेगा से डिफाइन करेंगे यहाँ पर। और इसका जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एस, ठीक है, कॉस थीटा आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आगे डेरिवेशन में। सेकंड थिंग और क्या नोट करना है, देखो, अगर हमें समाकलन लेना है किसी ओमेगा का, ठीक है, डेल्टा ओमेगा का अगर मैं समाकलन करूंगा, तो इसकी जो समाकलन करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दो चीजें और काम आने वाली है हमारी। इसके बाद आपका जो ये इंट्रोडक्शन है खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम लोग क्या, नए टॉपिक्स पर, ठीक है, इसके टॉपिक्स पर। तो इसे फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए मान लो एक सरफेस है हमारे पास इस तरह की, ये है एक सरफेस, ठीक है, ये क्या है, एक सरफेस है। बात समझ में आ गई? ये है एक सरफेस और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस सरफेस से, यहां से भी जा रहा है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यहां से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरह का एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो अब यहां पर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो गौर से देखो, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होंगी, बल रेखाएं होंगी। यहां पर बल रेखा, यहां पर बल रेखा, यहां पर बल रेखा, यहां पर बल रेखा, क्योंकि कोई भी वैद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बना हुआ होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाओं से, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं से बना हुआ। तो वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करें, वैद्युत फ्लक्स क्या है कि ये जो सरफेस है,
इस सरफेस से होकर जाने वाली अभिलंबवत, ध्यान से सुनना, यहां इस सरफेस से होकर जाने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात समझ आ रही है? ये जो सरफेस है, इस सरफेस से अभिलंबवत होकर बल रेखाएं जो गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो यहां से गुजर रही है तो ये काउंट नहीं होगी बल रेखा, ठीक है? यहां से गुजर रही है, ये काउंट नहीं होगी बल रेखा। काउंट कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 ये काउंट होगी ना। तो यानी ये क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। जितनी बल रेखाएं होंगी उतना क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जितनी बल रेखाएं होंगी, उन जितनी बल रेखाओं की संख्या होगी। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं डेफिनेशन, कि जो वैद्युत फ्लक्स है किसी सरफेस से होकर गुजरने वाला अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। ये बात आपको समझनी है, ठीक है? तो अब देखो किस तरीके से है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई सापेक्ष में ई, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो ये है सरफेस एक तरह की, ठीक है? ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है? तो यहां सरफेस पे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इतना था, ठीक है? कम था यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में क्या हुआ? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया, ठीक है? तो सरफेस के इतने हिस्से में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ निकल रहा था। फिर क्या हुआ? जब हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया तो इतना हो गया। तो अब इस सरफेस के कितने हिस्से में पड़ रहा है? इतने हिस्से में पड़ रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मात्रा बढ़ी तो यहां से जो बल रेखाएं गुजर रही थी, बल रेखाओं की भी मात्रा बढ़ गई। तो यानी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ई पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ई पर डिपेंड कर रहा है कि जितना अधिक ई होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फाई होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब गौर से देखो, हमने बहुत बढ़ा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन सरफेस को छोटा कर दिया। अब हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारा है हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया? ये जो सरफेस रखी थी इस सरफेस को इतना कर दिया, इतना कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये तो बाहर जाने लगा, तो ये तो काउंट नहीं होगा फ्लक्स में, है ना? क्योंकि फ्लक्स में तो वही काउंट होगा जो सरफेस से होकर गुजरेंगी बल रेखाएं, ठीक है? तो बल रेखाएं जो ऊपर जा रही हैं और नीचे जा रही हैं ये काउंट नहीं होंगी। तो यानी क्या होगा? फ्लक्स वहां कम हो जाएगा। तो कुल मिला के डिपेंड क्या कर रहा है? ये सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है? जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बात समझ में आ गई? तो यानी ये डिपेंड किस पे करेगा? ए फॉर एरिया, ठीक है? तो यहां पर जो एरिया है वो किसका एरिया? इस सरफेस का एरिया है, ठीक है? इस सरफेस का क्या है? एरिया है, ठीक है? तो ई ए, बात समझ में आ गई? अब ये बात समझ में आ गई। अब गौर से देखो, एक चीज, दो चीजें तो हमारे समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, सरफेस को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब लेकिन गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत सारा जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा जा रहा है और सरफेस भी बहुत बड़ी है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो क्या फ्लक्स गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, सरफेस यहां पर पड़ी है। तो कैसे? फ्लक्स तो तब गुजरेगा ना जब इस सरफेस से होकर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कुल मिलाकर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी डिपेंड करता है। इन दोनों के बीच का क्या होता है? एंगल भी डिपेंड करता है। मान लो यह इस एंगल पे रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी मान लो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, सरफेस क्या है? यहां पर है, ये रखी है सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रहा है, सरफेस यहां रखी है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो इस पे होकर गुजरेंगी नहीं, वैद्युत बल रेखा है, तो फ्लक्स तो जीरो। बात समझ में आ गई? तो यानी इनके बीच का जो एंगल है ये वाला, ये एंगल भी डिपेंड करेगा। यानी एंगल कितना होना चाहिए? सरफेस यहां पर है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो डायरेक्शन भी मेंशन करेगी ना, यानी एंगल मेंशन करेगा ना यहाँ पर। तो एंगल को मेंशन करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पर
कॉस थीटा लेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये जो थीटा है वो किसको डिफाइन करेगा? इसके एंगल को डिफाइन करेगा। बात समझ आ गई? किसको डिफाइन करेगा? एंगल को डिफाइन करेगा, यानी सरफेस को और वैद्युत बल रेखाओं को एक ही लाइन में बनाए रखेगा, तभी वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, वरना वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, निकल कर नहीं आएगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यानी वैद्युत क्षेत्र पर। अगर वैद्युत क्षेत्र बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर किसी सरफेस का एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है, मान लो अगर कोई शेप है, उस मान लो ये शेप है, तो इसका अगर एरिया बढ़ा दूं, क्षेत्रफल बढ़ा दूं, तो क्या हो जाएगा, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। और cos थीटा यानी एंगल दोनों का जो है एक सेम कर दूं, यहां पर लाके रख दूं, एक एंगल डिपेंड कर दूं, ठीक है, तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर दूर कर दूं एंगल, इस तरीके से बढ़ा दूं एंगल, ठीक है, एंगल अगर कम करूंगा इन दोनों के बीच का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। और एंगल अगर ऐसे बढ़ाते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिलाके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपके सरफेस से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की गिनती के बराबर होता है, यानी उनकी काउंटिंग के बराबर होता है, ठीक है। जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये है कहानी आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इसे आप फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डेल्टा एस, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा। तो ये इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो इसे, और इस तरीके से भी डिफाइन, ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो आप। गाउस की प्रमेय, ठीक है। देखो गाउस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आवेश, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आवेश इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आवेश Q इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम बोलते हैं गाउस की प्रमेय, ठीक है। क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आवेश के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हमने बोला क्या, गाउस की प्रमेय। अब ये संबंध क्या था, यानी गाउस की प्रमेय क्या थी, इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब देखो, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताया था, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे जब इसकी उत्पत्ति करेंगे। पहले मैं गाउस की प्रमेय आपको बता देता हूँ सिंपल शब्दों में क्या थी, ठीक है। गाउस की प्रमेय जो थी, गाउस ने कहा कि कोई सरफेस है, उससे होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसमें उपस्थित, यानी उस सरफेस में उपस्थित आवेश, ठीक है, आवेश Q, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बड़ा वाला Q ले लेता हूँ, बड़े वाले Q की बात हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आवेश, देखो, किसी सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। फिर से समझो, गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये है गाउस की प्रमेय, ये गाउस ने बताया था, ठीक है। ये एक संबंध दिया था, ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल्स टू Q/ε0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये क्या थी, गाउस की प्रमेय थी। अब हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो बात करेंगे गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति पर, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति या उपपत्ति, ठीक है, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। इसका एक फिगर बनाते हैं। मान लो एक सरफेस है, ये है एक सरफेस, ठीक है। इस सरफेस में मैंने आपको बोला था कि किसी सरफेस में एक छोटा सा खंड ले सकते हैं, सदिश क्षेत्रफल का खंड ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मान लो एक छोटा सा, ये पूरा जो सरफेस है इसका जो एरिया है वो कितना है, S है, ठीक है। और यहाँ कहीं पॉइंट बीच में, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है, +Q आवेश रखा हुआ है। ये बिंदु क्या है, O है।
और यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक छोटा सा खंड लिया है, ठीक है, एक छोटा सा खंड लिया है, जिसे मैं, जब ये पूरा खंड क्या है ऐसे, ठीक है, ये छोटा सा खंड क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। बात समझ आ गई, केवल ds, ठीक है, वेक्टर ds नहीं, केवल ds, ठीक है, वेक्टर लगा दोगे तो डायरेक्शन मेंशन हो जाएगी, ये ds हो गया, ठीक है। और यहां से यहां तक जो स्ट्रेट रेडियन, इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, डेल्टा ओमेगा है। बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये E है मान लो, ठीक है, ये क्या है, E है। उसके अलावा जो इसका एरिया वेक्टर है, ये छोटा सा खंड है ना, इसका एरिया वेक्टर मान लो ऐसे चल रहा है, कितना, ds वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ds, ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, डायग्राम रटना नहीं है, ठीक है, बातों को समझना है अच्छे से। तो ये क्या हो गई, गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति हो गई। तो इसमें हमें डेरिवेशन करना है। अब देखो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्यू आवेश रखा हुआ है ना, यहां पर ओ बिंदु पर क्या रखा है, क्यू आवेश रखा है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें सरफेस का, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं, देखो, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये क्या हो गई, आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये हमने यहां पर निकाल ली। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई E इजिकल्स टू E डेल्टा S cos थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो E की वैल्यू उठा के मैं गाउस की प्रमेय में रख दूं, यहां पर E में रख दूं, यहां पर, ठीक है, तो एक नई चीज हमें यहां पर मिल जाएगी। तो मैं एक काम कर रहा हूं, E का मान समीकरण 2 में, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब यहां देखो फाई E इजिकल्स टू अच्छा, एक बात ध्यान से सोचो, एक चीज मिस हो गई, ठीक है, एक चीज मिस क्या हुई है ना, गाउस की प्रमेय हम क्या कर रहे हैं, अभी एक छोटा सा फ्लक्स निकाल रहे हैं, छोटे से एरिया से, इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, हमें तो पूरे से निकालना है ना फिलहाल। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, छोटे से एरिया से निकलने वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं डेल्टा S मेंशन, वो डेल्टा फाई मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, ये छोटा सा फ्लक्स है, छोटे से एरिया से निकल रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, छोटा सा फ्लक्स है। तो अब यहां पर देखो E की वैल्यू यहां पर रख रहा हूं, तो कितना, 1/4πε0 Q/r² इनटू डेल्टा S cos थीटा, यही तो होगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कितना, फाई E बराबर 1/4πε0, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ लिख ले रहे हैं, इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो ये जाएगा डेल्टा, इसको Q को इस साइड लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो Q/4πε0 और डेल्टा S cos थीटा अपॉन r², ये हो गया। तो अब यहां पर एक बात समझो, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये किसके बराबर हो सकती है, लास्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये किसके बराबर, डेल्टा ओमेगा के बराबर, जो क्या होता है, स्ट्रेट रेडियन का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, डेल्टा फाई E इजिकल्स टू Q/4πε0 डेल्टा ओमेगा, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा ओमेगा आ गया। अब यहां पर डेल्टा ओमेगा जब आ गया यहां पर, तो लास्ट वीडियो में एक और कहानी मैंने आपको बताई थी कि डेल्टा ओमेगा का जो मान होता है वो 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर अगली जो लाइन होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा E इजिकल्स टू, ठीक है, डेल्टा ओमेगा E इजिकल्स टू, अच्छा पहले एक बात समझ लो यहां पर कि ये जो डेल्टा फ्लक्स है, मतलब डेल्टा
फाई ई जो फ्लक्स है वो कितने एरिया का है, इस छोटे से एरिया का है, इस छोटे से एरिया का। और जब इतने छोटे एरिया का ये फ्लक्स है और मुझे इस पूरे का फ्लक्स निकालना है, हमें तो पूरे फ्लक्स निकालना है ना, पूरी सरफेस का, तो छोटे से का इतना इतना ही, यहाँ पर अगर छोटा सा होगा उसका होगा, ऐसे ही छोटे का होगा, तो इन सबको अगर ऐड कर दे तो पूरे एरिया का आ जाएगा ना यहाँ पर। तो पूरे एरिया का निकालने के लिए ये तो संभव नहीं है कि मैं छोटे 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 हर बार निकालूं, तो हम क्या करेंगे, सीधे इंटीग्रेशन ले लेंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करोगे तो एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स में ये डेल्टा तो हट जाएगा, तो कितना आएगा, फाई ई आएगा। ठीक है, केवल फाई ई, और इंटीग्रेशन डेल्टा फाई ई। तो यहाँ पर देखो फाई ई इज इक्वल्स टू फाई, डेल्टा फाई ई की वैल्यू कितनी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, क्यू अपॉन इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये हो गया फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब देखो डी ओमेगा कैसे आया, यहाँ देखो पर्टिकुलर पीछे क्या लिखा है, डी ओमेगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज हो गई पूरी की पूरी कांस्टेंट हो गई, ये समाकलन का रूल है। ठीक है, तो ये बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, केवल डी ओमेगा बचा। अब यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डी ओमेगा होता है इंटीग्रेशन में, जब इंटीग्रेशन डी ओमेगा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 4 पाई के बराबर। किसके बराबर, 4 पाई के। ठीक है, जब 4 पाई के बराबर होती है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चूंकि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, ये होती है। ठीक है, तो इसके बराबर कितना लिख दिया मैं, 4 पाई लिख दिया, और 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखोगे तो जो गाउस की प्रमेय थी वो क्या थी, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, जिसे हमने क्या लिखा था, इस तरीके से डिफाइन किया था। कैसे, देखो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है